गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का सेकंड चैप्टर करेंगे। इसके राइटर है राहुल सांकृत्यायन। चैप्टर का नेम है लहासा की ओर। लहासा एक जगह का नाम है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरीकलिपोड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। वह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह सैनिक चौकी और किले बने हुए थे जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही प्रतीक के एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी, जहाँ जात पात छुआछात का सवाल ही नहीं है और न ही औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों के लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी वह घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रखकर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोरी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पेज। परित्यक्ता चीनी किले में से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहतदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चींटे उसे दे दिए। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमित के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों को कि उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर कम होशो हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत के गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिलती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस उन पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालता है, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे जाए तो थोड़ला के पास डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राण का खतरा है। गांव में हमें मालूम है कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे जाते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमित से कहा कि यहाँ से लड़कोर तक के 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे के पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीड़ की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ थी, न सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई कुछ दूरी कुछ मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमें मिल चले थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा हो रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था मैं। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दानिक वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था।
जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं की ओर रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लड़ककोर का रास्ता दाहिने वाला है। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव के मील भर पर था तो सुमित इंतजार करते हुए मिला। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। अब वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय गर्म कर ली। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमित को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लड़ककोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब हम तिडरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू का मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम तिडरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमित के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया के लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया को गंडा बना लेते थे। अब अपने यजमान के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना है उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमित ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से मोटे कपड़े से सिर ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमित के परिचित तिडरी में भी रहते थे, लेकिन वह एक यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जमींदारों में बांटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कुंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं होगी। सुमित ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले गए। तिडरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो यहाँ ये हमारा चैप्टर ओवर होता है। चैप्टर के क्वेश्चंस आप यहाँ देख सकते हो।